हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम रोमांटिक एज के फेमस क्रिटिक सैमुअल टेलर कॉलरिज और उनके लिखे वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 to 1834 is a well-known poet and great critic of Romantic age. Coleridge was an opium eater and he could work only by fits and starts. This is why Ancient Mariner, written in 7 parts based on John Cruikshank's dream, is the only complete thing that he has left behind for us. The rest of his work in poetry and prose is fragmentary and incomplete. सैमुअल टेलर कॉलरिज जो 1772 में पैदा हुए थे और जिनकी डेथ 1834 में हुई थी दोस्तों, वो एक जाने पहचाने कवि और रोमांटिक एज के महान क्रिटिक रहे हैं। कॉलरिज एक ओपियम ईटर थे, इसीलिए हमेशा इरेगुलरली ही लिखते थे। उनका सिर्फ एक ही वर्क है एंशिएंट मरीनर, जो उनका कंप्लीट वर्क है और बाकी के उनके वर्क्स टुकड़ों टुकड़ों में लिखे गए हैं और इनकम्प्लीट हैं। और एंशिएंट मरीनर, जिसको द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर भी कहते हैं दोस्तों, ये इसलिए पूर्ण हुआ है क्योंकि इसे उन्होंने अपने ड्रीम पर नहीं, अपने दोस्त जॉन क्रूशैंक के ड्रीम पर लिखा है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलरिज's remarks on literature are scattered all over his prose works as The Friend, Table Talks, Letters, Aids to Reflection, Confessions of an Inquiring Spirit, Anima Poetae, Sibylline Leaves. But the bulk of his literary criticism is contained in his Biographia Literaria and Lectures on Shakespeare and other poets. कॉलरिज के लिटरेचर पे रिमार्क्स हमें उनके प्रोज वर्क्स में बिखरे हुए मिलते हैं दोस्तों, और वो प्रोज वर्क्स जिसमें हमें उनके स्कैटर्ड क्रिटिकल रिमार्क्स मिलते हैं दोस्तों, वो हैं द फ्रेंड, टेबल टॉक्स, लेटर्स, एड्स टू रिफ्लेक्शन, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट, अनीमा पोइटे, सिबिलाइन लीव्स। इन वर्क्स में मिलने वाले क्रिटिकल रिमार्क्स के अलावा जो कॉलरिज का ज्यादा लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला वर्क है, वो हमें उनके 2 ही वर्क्स में देखने को मिलता है दोस्तों। एक है बायोग्राफिया लिटरेरिया और दूसरा लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स वी फाइंड कॉलरिज's practical criticism. The practical criticism of Coleridge may be divided into 3 groups: criticism on Shakespeare and Milton, criticism on Wordsworth, lectures, notes, etc. on various poets mainly of 17th century. पिछले पॉइंट में हमने जाना था कि बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स उनके ऐसे वर्क्स हैं जिनमें हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म बल्क में देखने को मिलता है। अगर हम बाद वाले की बात करें, अर्थात लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स की बात करें, तो उसमें हमें कॉलरिज का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। और कॉलरिज का ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 3 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। पहला भाग क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, दूसरा क्रिटिसिज्म ऑन वर्ड्सवर्थ और तीसरा लेक्चर्स, नोट्स एटसेट्रा ऑन वेरियस पोइट्स mainly of 17th century. Next point is lectures on Shakespeare and other poets were delivered by the poets at intervals between 1808 and 1819. According to Coleridge, Shakespeare's greatness lies not in the riches and detail of his observation, but in the wide sympathy that enables him to identify himself with his characters at will. लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स, जिसमें हम इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पाते हैं दोस्तों, इसको कॉलरिज ने 1808 से लेकर 1819 के बीच में लिखा है। इस वर्क में कॉलरिज लिखते हैं कि शेक्सपियर की महानता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कीन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ थे, चीज़ों को बहुत गौर से देखते थे, बल्कि वो ज़्यादा महान तो इसलिए हैं क्योंकि वो वाइड सिंपैथी रखते थे, और उस सिंपैथी या सहानुभूति की सहायता से ही वो अपने आप को अपने करेक्टर्स से
अच्छे से जोड़ पाते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज while lectures on Shakespeare are predominantly devoted to practical criticism, the Biographia Literaria literally means literary biography. 1817 is a work of literary theory. There are 24 chapters in Biographia Literaria. The subtitle of Biographia Literaria is Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. जैसे पहला वाला वर्क जो अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स, वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से भरा था, वैसे ही ये वाला वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि 1817 में आया था और इसका अर्थ लिटरेरी बायोग्राफी है दोस्तों, ये उनका लिटरेरी थ्योरी वाला वर्क है। इसमें हमें 24 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और इसका सब टाइटल है Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. Next point is Biographia Literaria opens with the recollection of Coleridge's education at Christ's Hospital Grammar School and the influence of contemporary writers on developing minds. Coleridge first intended to call the work Autobiographia Literaria but later changed it into Biographia Literaria. In it he has described his friendship with Charles Lamb at Christ Hospital and with Wordsworth at Somerset. इस पॉइंट में हमने ये लिखा है दोस्तों कि बायोग्राफिया कॉलरिज की एजुकेशन से रिलेटेड रिकलेक्शन के साथ शुरू होती है जो उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल ग्रामर स्कूल में ली थी, और साथ में वो उन कंटेम्परेरी राइटर्स का इन्फ्लुएंस भी बताते हैं जो डेवलपिंग माइंड्स पर पड़ता है। कॉलरिज पहले इस वर्क को ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया नाम देना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे नाम दिया बायोग्राफिया लिटरेरिया। इस वर्क को वो ऑटोबायोग्राफी बनाना चाहते थे, इसीलिए स्टार्टिंग में वो हमें अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं जो चार्ल्स लैम्ब से हुई थी क्राइस्ट हॉस्पिटल में, और उस फ्रेंडशिप के बारे में भी बताने से नहीं चूकते हैं जो उनकी वर्ड्सवर्थ के साथ सोमरसेट में 1795 में हुई थी दोस्तों। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। द फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 to 13 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज द फिलोसॉफिकल पार्ट, while the second part chapter 14 to 22 of Biographia Literaria examines critically Wordsworth's theory of poetry and poetic diction. In the third part, in chapter number 23 and 24, Coleridge elaborates the concept of willing suspension of disbelief. Biographia Literaria के 24 चैप्टर्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। पहला भाग जो 1 से 13 तक के चैप्टर्स का है, जो कि बहुत फिलोसॉफिकल है, उसमें वो पोइट्री से संबंधित फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, और सेकंड पार्ट में वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री और पोएटिक डिक्शन को अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। 14th चैप्टर में ही कॉलरिज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाले टर्म का पहली बार प्रयोग करते हैं, लेकिन इस टर्म को अच्छे से समझाने का काम वो थर्ड पार्ट अर्थात चैप्टर 23 और चैप्टर 24 में ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द लिंक बिटवीन द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया is the poet's theory of imagination. In chapter 13 of Biographia Literaria, Coleridge writes, "The imagination then I consider either as primary or secondary. The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception." इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि शुरुआती 2 पार्ट्स के बीच में जो लिंक का काम करती है वो है कॉलरिज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि ये चैप्टर 13 में आती है और चैप्टर 14 के स्टार्टिंग तक रहती है दोस्तों। और बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर नंबर 13 में कॉलरिज लिखते हैं कि इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन तो वो इमेजिनेशन होती है जिसको कॉलरिज लिविंग पावर
और प्राइम एजेंट मानते हैं ऑल ह्यूमन परसेप्शन का। वो ये मानते हैं सारा मानव दृष्टिकोण इसी वाली इमेजिनेशन के द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण को बनाने में प्राइमरी इमेजिनेशन ही है जो लिविंग पावर और प्राइम एजेंट का काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलरिज फर्दर राइट्स द सेकेंडरी आई कंसीडर एज एन echo of the former, coexisting with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency and differing only in degree and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate. इस पॉइंट में कॉलरिज हमें सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं दोस्तों। इसको वो पहली वाली इमेजिनेशन यानी कि प्राइमरी इमेजिनेशन की ही एक एको कह के बुलाते हैं, और ये कहते हैं कि ये प्राइमरी इमेजिनेशन की ही तरह एजेंसी के मामले में तो सेम है, अर्थात ये भी लिविंग पावर और प्राइम एजेंट का ही काम करती है ह्यूमन परसेप्शन को बनाने में, लेकिन ये डिग्री और ऑपरेशन के मामले में प्राइमरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा तेज है। इसीलिए वो सेकेंडरी इमेजिनेशन को प्राइमरी इमेजिनेशन से सुपीरियर बताते हैं और ये कहते हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्रिएटिव पीपल में ही पाई जाती है, क्योंकि सेकेंडरी इमेजिनेशन ही होती है जो सारे आइडियाज़ को डिसॉल्व करती है, डिफ्यूज़ करती है और फिर डिसिपेट करती है ताकि कोई नया आइडिया बना सके। ये काफ़ी कुछ ऐसे ही है दोस्तों जैसे कि हम चीनी, नमक और अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक जूस तैयार करते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी इमेजिनेशन भी पहले चीज़ों को डिसॉल्व यानी कि तोड़ती है, फिर डिफ्यूज़ उन्हें घोलती है और फिर वो चीज़ें डिसिपेट यानी कि गायब हो जाती हैं और एक नई चीज़ को बना देती हैं दोस्तों। सेकेंडरी इमेजिनेशन की इसी यूनिफाइंग पावर को दिखाता हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, asemplastic is a qualitative adjective which the English romantic poet Samuel Taylor Coleridge claimed to have invented. The first recorded use of the word is in 1817 by Coleridge in his work Biographia Literaria in describing the asemplastic, the unifying power of the imagination. asemplastic एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जो कि पावर ऑफ इमेजिनेशन को दिखाता है दोस्तों, और इसी पावर की सहायता से हम अलग अलग चीज़ों को एक यूनिफाइड फॉर्म में डाल पाते हैं। ये माना जाता है कि asemplastic शब्द का पहला प्रयोग सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया था, जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज फैंसी ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज़ नो अदर काउंटर्स टू प्ले विद but fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space. Fancy is a mechanical mixture while imagination is a chemical compound. इस पॉइंट में कॉलरिज ने हमें फैंसी के बारे में बताया है और फैंसी को इमेजिनेशन से कैसे अलग किया जा सकता है ये भी हमें इसी पॉइंट में बताया गया है दोस्तों। फैंसी के बारे में कॉलरिज लिखते हैं कि फैंसी का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, वो बस फिक्सिटीज और डेफिनिट्स को दिखाती है। फैंसी क्रिएटिविटी से नहीं, सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड रहती है दोस्त। फैंसी को कॉलरिज एक मैकेनिकल मिक्सचर मानते हैं जिसमें हम अलग अलग मेटल की चीज़ों को, लोहे, प्लास्टिक और अलग टाइप की चीज़ों को एक साथ रखते हैं और फिर जिसको चाहे उसमें से निकाल भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन इमेजिनेशन को वो एक केमिकल कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें उस पर्टिकुलर कंपाउंड से अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन जो कॉलरिज हमें बताते हैं। फैंसी एक मैकेनिकल मिक्सचर है और इमेजिनेशन एक केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज in the beginning of chapter 14 of Biographia Literaria, Coleridge discusses the nature of poetry and its function in detail
And in the last section of chapter 14 of Biographia Literaria, Coleridge distinguishes a poem from poetry. He opines that poetry is wider term than a poem. Poetry is activity of poet's mind, but a poem is merely one of the forms of its expression. Biographia Literaria के चैप्टर 14 के शुरुआत में कॉलरिज हमें नेचर ऑफ पोइट्री और पोइट्री के फंक्शन के बारे में बताते हैं, और चैप्टर 14 के ही एंड में कॉलरिज पोएम और पोइट्री के बीच में अंतर समझाते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि पोइट्री पोएम से ज्यादा वाइडर टर्म है, पोइट्री एक्टिविटी ऑफ पोइट्स माइंड को दिखाती है, जबकि पोएम उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम या एक रूप मात्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलरिज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन जीनियस एंड टैलेंट बाय मेकिंग द वन almost identical with imagination and the other almost identical with fancy. Genius like imagination is creative and talent like fancy mere combinatory. Coleridge genius और टैलेंट के बीच के फर्क को बताते हैं, और वो पहले वाले अर्थात जीनियस को इमेजिनेशन से जोड़ते हैं और टैलेंट को फैंसी से। वो कहते हैं कि जीनियस इमेजिनेशन की तरह ही क्रिएटिव होता है, इसके माध्यम से लोग क्रिएटिविटी प्राप्त करते हैं, जबकि टैलेंट फैंसी की तरह सिर्फ कंबाइनेटरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन चैप्टर 15 ऑफ द बायोग्राफिया डिवोटेड टू शेक्सपियर, Coleridge endeavors to discover those qualities in a poem that due entirely to genius as thus distinguished from talent. He bases his conclusions on Shakespeare's early works Venus and Adonis and The Rape of Lucrece. Biographia Literaria के चैप्टर 15 में, जो कि शेक्सपियर को डिवोटेड है दोस्तों, इसमें कॉलरिज जीनियस और टैलेंट वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक जीनियस द्वारा लिखी गई पोएम में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके लिए वो शेक्सपियर की शुरुआती पोएम्स का एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, जिनके नाम हैं वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री, कॉलरिज डिस्प्यूटेड वर्ड्सवर्थ एजर्सन दैट अ सेलेक्शन ऑफ अ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन और द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन constituted the language of the poetry, and there was no essential difference between the language of prose and that of poetry. पोइट्री की लैंग्वेज के बारे में पूछे जाने पर कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की राय को मानने से मना कर देते हैं। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में लिखा था कि लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री जो होती है वो सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन होती है और द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन होती है, और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कॉलरिज अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ की इस बात को नकार देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी मैन्स लैंग्वेज, कॉलरिज राइट्स, वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज. No two men of the same class or of different classes speak alike, although both use words and phrases common to them all, because in the one case their natures are different and in the other case their classes are different. लैंग्वेज वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए कॉलरिज लिखते हैं कि हर आदमी की लैंग्वेज अलग तरीके की होती है और ये काफ़ी कुछ उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, और एक ही क्लास या अलग अलग क्लासेस के लोगों की बातें भी एक जैसी नहीं हो सकती. पहले केस में देखें तो उनके नेचर्स अलग अलग होंगे और दूसरे केस में देखें तो उनकी क्लासेस और प्रोफेशंस अलग अलग हैं, इसीलिए उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग ही होनी है दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलरिज बिलीव्स दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री differs from the language of prose. Though the words prose and poetry use are the same, their arrangement in each is often different. To all the arguments of Wordsworth to the contrary, therefore Coleridge has the final reply to give. I write in meter because I am about to use a language different from that of prose. इस पॉइंट में ये लिखा गया है दोस्तों कि कॉलरिज ये मानते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को अलग होना ही होता है,
लैंग्वेज ऑफ प्रोज से। हालांकि प्रोज और पोइट्री में हम एक ही तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी का विरोध करते हुए वो एक सेंटेंस में अपना रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि आई राइट इन मीटर, मैं तो मीटर में लिखता हूं क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज लिखनी है जो कि प्रोज से अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज Coleridge elaborates the phrase willing suspension of disbelief in chapter 23 the Biographia Literaria in his observation on the old Spanish play Don Juan। Don Juan जो एक स्पेनिश प्ले है, उसको पढ़ते समय कॉलरिज के दिमाग में विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आया, जिसको कि उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर नंबर 23 में व्यक्त किया है दोस्तों। Next point is speaking of man's natural pleasure in the supernatural, he says its influence is abundantly proved by the one circumstance that it can bribe us into a voluntary submission of our better knowledge into suspension of all our judgment derived from constant experience and enable us to peruse with the liveliest interest the wildest tales of ghosts, wizards, jinni and secret talismans। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि सुपरनेचुरल यानी कि भूत प्रेत की तरफ मानव लोगों का नेचुरल प्लेजर रहता ही है, और इस इन्फ्लुएंस का मजा लेने के लिए हमें विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में जाना ही पड़ेगा, तभी हम वाइल्डेस्ट टेल्स ऑफ घोस्ट्स, विजार्ड्स, जिनी और टेलिस्मन का आनंद ले पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज रेन वेलेक cites evidence to show that Coleridge borrowed freely from German philosophers Lessing, Kant, Schilling, Schiller, the Schlegels and others, but it is undeniable too that his principal critical thesis ultimately bear his own special stamp. Not often they flow from his own experience as a poet। इस पॉइंट में रेन वेलेक हमें बताते हैं कि कॉलरिज जर्मन फिलोसोफर्स से इन्फ्लुएंस्ड थे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हालांकि कॉलरिज ने चीज़ों को जर्मन राइटर से लिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को प्रस्तुत किया है ये उनका खुद का तरीका है और सिर्फ उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिखा गया है। इसमें हमें कॉलरिज के पोएट होने का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज Coleridge, Wordsworth and Sade were first described derogatorily as the Lake School by Francis Jeffrey in the Edinburgh Review in August 1817, and the description Lakers was also used in a similar spirit by the poet Lord Byron। Coleridge, Wordsworth और सदे ये तीन ऐसे राइटर्स हैं जिनको कि लेक स्कूल का नाम दिया गया है, और ये नाम फ्रांसिस जेफरे ने अपने एडिनबर्ग रिव्यू में अगस्त 1817 में इनका मजाक उड़ाते हुए दिया था दोस्तों। और बायरन ने भी इन पोइट्स को लेकर्स नाम मजाक उड़ाते हुए ही दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंटिसोक्रेसी मीनिंग इक्वल और लेवल गवर्नमेंट बाय फॉर ऑल was a utopian scheme devised in 1794 by, among others, the poets Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey for an egalitarian community. It is a system of government where all rule equally. They originally intended to establish such a community in the United States, choosing a site on the banks of the Susquehanna River। पेंटिसोक्रेसी ये गवर्नमेंट थी दोस्तों जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट सदे लाना चाहते थे, लेकिन ये एक यूटोपियन स्कीम ही थी। इसके अंतर्गत सारे एक जैसे लोग एक स्थान पर रहेंगे और सब लोगों को रूल करने का अधिकार होगा। वो ऐसी कम्युनिटी को स्टार्टिंग में सस्क्वेहना रिवर के किनारे पर यूनाइटेड स्टेट्स में बनाना चाहते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज From 16 September 1798,
Coleridge and Wordsworth left for a stay in Germany. During this period, Coleridge became interested in German philosophy, especially the transcendental idealism and critical philosophy of Immanuel Kant, and in the literary criticism of the 18th century dramatist Gotthold Lessing. Coleridge studied German and after his return to England translated the dramatic trilogy Wallenstein by the German classical poet Friedrich Schiller into English. इस पॉइंट में हमें कॉलरिज पे पढ़ने वाले जर्मन इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया है दोस्तों। वो वर्ड्सवर्थ के साथ 1798 में जर्मन में रहने के लिए आए और यहाँ के फिलोसोफर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और वापस लौटने पर उन्होंने जर्मन क्लासिकल पोइट सिलर के लिखे वर्क वॉलेनस्टाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन राइटिंग द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स Coleridge was pleased calling the work half a child of my own brain, but he was not pleased to discover that Wordsworth modified the work to his own liking. The most remarkable work of Biographia Literaria lies in Coleridge's criticism of Wordsworth's theory of poetry and poetic diction. While critically analyzing Wordsworth's theory, Coleridge has offered his own views on the choice of rustic themes and characters as well as the language of poetry. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के दौरान कॉलरिज खुश थे और उन्होंने इस प्रीफेस को हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन कह के बुलाया था। लेकिन फिर आने वाले एडिशंस में वर्ड्सवर्थ ने चीज़ों में अपने हिसाब से परिवर्तन किया। 1800 में आने वाले प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को लेकर कॉलरिज बहुत खुश थे और उन्होंने इसे हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन कह के बुलाया था। लेकिन बाद वाले एडिशंस में, जैसे कि 1802 वाला एडिशन था जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन दी थी, ऐसे एडिशंस में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस के साथ अपने हिसाब से छेड़खानी की थी जिसे लेकर कॉलरिज खुश नहीं थे और इसी का विरोध उन्होंने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया है और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री और पोएटिक डिक्शन पर सवाल उठाए हैं दोस्तों। आर 25th पॉइंट इज कॉलरिज डाइड इन हाईगेट लंदन ऑन 25th July 1834 एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेल्योर कंपाउंडेड बाय एन अननोन लंग डिसऑर्डर possibly linked to his use of opium. He is still known for his famous works, The Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan and Christabel. All featured supernatural themes and exotic images, perhaps that too affected by his use of the drugs. कॉलरिज की मृत्यु हाईगेट लंदन में हार्ट फेलियर से हुई थी दोस्तों, जो कि अननोन लंग डिसऑर्डर की वजह से हुआ था और ये माना जाता है कि उनके ज़्यादा ओपियम लेने की वजह से ही ये हुआ था। लेकिन कॉलरिज को आज भी उनके वर्क्स द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, कुबला खां और क्रिस्टाबेल के लिए जाना जाता है। इन सभी वर्क्स में हमें सुपरनेचुरल थीम्स देखने को मिलती है और ऐसी थीम्स और ऐसी इमेजेज शायद कॉलरिज तभी प्रकट कर पाए क्योंकि वो ज़्यादातर समय ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहे। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।